मई मंथ का एमफी का डेटा आ चुका है जो हमें फिलहाल का इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या नजरिया है वो समझने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हमें डे टू डे मार्केट को ट्रैक रखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट के क्या अपडेट है वो समझना जरूरी हो जाता है। तो ये डेटा हमें उसी चीज के लिए मदद करता है। मई 2025 का एमफी का अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो वो काफ़ी ध्यान देने वाला पॉइंट है। यहाँ पे अप्रैल के मुकाबले मई मंथ में जो भी इनफ्लो है वो 22% से डिक्लाइन दिखा रहा है। अगर अप्रैल मंथ में कि म्यूचुअल फंड में खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब भी हम इनफ्लो देखते हैं तो वो 24,000 करोड़ रुपए का था और वही मई मंथ में 19,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी जो टोटल डिक्लाइन दिखा रहा है वो 22% का डिक्लाइन यहाँ पे दिखा रहा है। ये हो गया पूरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो भी इनफ्लो है उसका डेटा। लेकिन अगर हम और भी डिटेल में जाके लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ या फिर स्मॉल कैप हुआ, ये कैटेगरी को भी डिग डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी जो अभी इनफ्लो है वो भी काफ़ी ड्रास्टिक डिक्लाइन दिखा रहा है। अगर लार्ज कैप का देखें, लार्ज कैप फंड्स के लिए जो अप्रैल मंथ में इनफ्लो था वो 2,600 करोड़ का था, जो मई मंथ में अभी 1,200 करोड़ का हो चुका है। मतलब तकरीबन 53% का डिक्लाइन हमें दिखा रहा है। उसी तरीके से अगर मिड कैप में देखें तो अप्रैल मंथ में ये 3,300 करोड़ रुपए का था, वो मई मंथ में 2,800 करोड़ तक डिक्लाइन हुआ दिख रहा है। यानी 15% का डिक्रीज यहाँ पे दिख रहा है। वही चीज हमें स्मॉल कैप के बारे में भी नजर आ रही है। अगर स्मॉल कैप का अप्रैल का इनफ्लो देखे तो वो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का था और वही जब भी हम मई मंथ में ये देखते हैं तो वो 3,200 करोड़ तक डिक्लाइन नजर आ रहा है। यानी टोटली 20% की डिक्रीज हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लार्ज कैप में 53% का डिक्रीज, मिड कैप में 15% का डिक्रीज, तो स्मॉल कैप में 20% का इनफ्लो में डिक्रीज हमें दिखाई दे रहा है। और इसी का कॉन्जिक्यूटिव इम्पैक्ट जब भी हम टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड पे देखते हैं तो यहाँ पे जो हमें 22% की डिक्लाइन नजर आ रही है वो लास्ट के 13 मंथ में सबसे ज्यादा डिक्लाइन है और कंटिन्यूसली अभी 5th मंथ में भी डिक्लाइन नजर आ रही है। ऐसा अभी क्यों हो रहा है या फिर इसके पीछे का अगर इन्वेस्टर्स का माइंडसेट देखे तो ऐसे नज़र में आ सकता है कि ये अभी इन्वेस्टर्स का कोई एक सिक्योर माइंडसेट की तरफ जाने का व्यू दिख रहा है। ये हमें तभी क्लियर होगा जब भी हम थोड़ा हाइब्रिड फंड की तरफ देखेंगे। तभी अगर हाइब्रिड फंड पे हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छी खासी इंक्रीज नजर आती है। हाइब्रिड फंड में ही 46% तक की इनफ्लो में ग्रोथ नजर आ रही है। अप्रैल मंथ में जो 14,000 करोड़ का इनफ्लो था वो मई मंथ में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा 20,700 करोड़ तक पहुंच चुका है। उसी तरीके से आर्बिट्रेज फंड में भी देखें तो वहाँ पे भी 33% की राइज हमें दिख रही है। जो अप्रैल मंथ में 11,000 करोड़ तक का वो इनफ्लो था वो मई मंथ में 15,700 करोड़ तक पहुंच चुका है। हाइब्रिड फंड हमेशा इक्विटी, डेट ऐसे मल्टीपल एसेट का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी कॉशियसली अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो कम्प्लीटली इक्विटी की तरफ अपना फोकस न रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब वो डेट और इक्विटी इनका कॉम्बिनेशन रखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और यही चीज़ों के साथ और भी एक इंटरेस्टिंग बात हमें ये भी नज़र आ रही है कि भले अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये डिक्लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन एसआईपी में जो भी अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें कंटिन्यूसली हमें अभी भी 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा तक की एसआईपी में अभी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। मतलब इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भी अभी कॉन्सेंट्रेशन है वो केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड पे नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशन इक्विटी, डेट ऐसे मल्टीपल एसेट के साथ जाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है। यही डेटा के साथ जो भी बाकी म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पे नज़र देते हैं। उससे भी हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग लर्निंग सामने आ रही है वो भी देखते हैं। लार्ज, स्मॉल और मिड कैप में तो हमने परफॉर्मेंस देख लिया, लेकिन वैसे ही इसी डेटा में इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें सेक्टोरियल फंड में नज़र आता है या फिर ELSS या फ्लेक्सी कैप में भी देख सकते हैं। सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में देखें तो यहाँ पे 2,000 करोड़ तक की अभी हमें इन्फ्लो
नज़र आ रही है। अगर देखो सेक्टोरियल फंड में इसके पहले देखें तो हमें काफ़ी मतलब 10,000 15,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट नज़र आती थी, लेकिन इस मंथ में वो काफ़ी कम 2,000 करोड़ तक नज़र आ रही है। मतलब लोग अभी वही जैसे पहले भी बात कर रहे थे, रिस्क के लेके काफ़ी कॉशियस हो चुके हैं। वो अपना पूरा पैसा बहुत रिस्क के साथ मार्केट में नहीं लगाना चाहते, और यही है कि सेक्टोरियल फंड से एसोसिएटेड जो रिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी रिटेल इन्वेस्टर्स में आ रही है, ऐसा ये डेटा से हम समझ सकते हैं। इसी के साथ दूसरा एक ELSS का पॉइंट है। ELSS में हमें तकरीबन 678 करोड़ रुपीस तक का निगेटिव इन्फ्लो नज़र आ रहा है। अगर देखो ELSS फंड में इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं, उनको टैक्स बेनिफिट मिले इसके लिए करते हैं, लेकिन देखो जिस तरीके से अभी टैक्सेशन के लिए रिफॉर्म हुआ है या जो भी स्लैब में चेंजेस हुए हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग अभी न्यू रिजिम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ओल्ड रिजिम में ELSS के लिए जो भी बेनिफिट होता था, 80C का बेनिफिट होता था, वो काफ़ी कम लोगों के लिए अभी फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही में देखो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि टैक्स बेनिफिट भी अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए वो जनवरी फरवरी मार्च ये मंथ में अपनी इन्वेस्टमेंट ये ELSS फंड में करते हैं, और हर साल की तरह ये क्वार्टर ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे हमें डिक्लाइन दिखने की मिलती है, और उसी पे जो न्यू टैक्स स्लैब्स है उसके वजह से न्यू रिजिम की तरफ जाते हुए बहुत सारे लोग अभी अपनी ELSS से इन्वेस्टमेंट निकालने पे ही ध्यान दे रहे हैं, ऐसा हमें ये डेटा से नज़र आ रहा है। अभी ये टोटल डेटा में भी हम देखें तो हमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, वो आपको 3,800 तक यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एडवांटेज यही है जिसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, और वही हमें इस डेटा से भी नज़र आ रहा है। देखो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास लिबर्टी है कि वो मार्केट के अनुसार अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में चेंज करते रहे, और वही बेनिफिट के वजह से यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हमेशा बना रहता है। चलो ये तो हो गई डाइवर्सिफिकेशन की या फ्लेक्सिबिलिटी के बात, लेकिन उसी के साथ और भी एक एडवांटेज फ्लेक्सी कैप में ऐसा दिखता है कि देखो फ्लेक्सी कैप में मोस्टली जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है वो ज़्यादा करके लार्ज कैप में ज़्यादा एसोसिएटेड रहती है, तो उसके वजह से फंड को एक अच्छी खासी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमेशा बनी रहती है। अगर इस कैटेगरी में टॉप के जो फंड है जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, या फिर फ्लेक्सी कैप में ही सेकेंड टॉप में हम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड समझ सकते हैं वो हुआ, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो मोस्टली जो भी अलोकेशन है वो आपको लार्ज कैप में ही नज़र आएगा। तो इसके वजह से फ्लेक्सी कैप एक डाउन साइड प्रोटेक्शन देने वाली अच्छी कैटेगरी होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस देते हुए नजर आते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अगर हम अलोकेशन देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कितना हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो अलोकेशन है वो लार्ज कैप में ही नज़र आता है, और सिमिलरली हमें HDFC फ्लेक्सी कैप में भी जो भी मोस्ट अलोकेशन है वो लार्ज कैप में ही नज़र आ रहा है। इस तरीके से ओवरऑल डेटा से अगर हम कुछ समराइज कर पाए तो हमारे लिए कौन से पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक तो जो भी अभी इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी कॉशियस हो चुके हैं, और वो अभी कंप्लीटली इक्विटी म्यूचुअल फंड पे फिलहाल फोकस न करते हुए डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। वो इक्विटी के साथ डेट या अदर एसेट्स में किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो सकती है वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, जब भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सेक्टोरियल फंड जैसे रिस्की फंड में वो ना हो, इसके लिए भी ज़्यादा अभी सावधानता बरत रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ELSS जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में भी अभी काफ़ी सारे कम ही इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली टैक्स में स्लैब में चेंजेस आए हैं वो है, और साथ ही में जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसके वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ELSS फंड से निकाल भी रहे हैं। और फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्लेक्सी कैप से हमें नज़र आया कि बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं।
तो दोस्तों आज का एम्फी का डेटा का ये एनालिसिस देखने के बाद आप खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कौन सा फंड में अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करना सही होगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ऐसे ही देखो फाइनेंस अपडेट हो या फिर म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो या फिर स्टॉक एनालिसिस हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, इसके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।